जय हिंद। एमपीपीएससी मेंस 2021 पेपर 2 पर आज मैं यहाँ चर्चा करने वाले हैं। 18 जुलाई को ये पेपर हुआ है। कैसा क्या पेपर है उस विषय वस्तु पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, काफ़ी टफ पेपर था और 2 पॉइंट इसमें कहेंगे। एक पॉइंट थोड़ी सा ये है कि कहीं ना कहीं काफ़ी एनालिटिकल पेपर था, जो कि अनेक विद्यार्थियों उसके आंसर लिखने में दिक्कत हुई। जबकि वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें निबंधात्मक प्रकृति के थे। इसका मतलब ये था कि यदि आपके पास थोड़ी बहुत भी डेटा है तो आप उसके आंसर बना करके लिख सकते थे। ठीक, तो ये इसका एक अच्छा एडवांटेज वाला पॉइंट भी था, जबकि उसका माइनस पॉइंट मैंने आपको पहले बताया हुआ है। देख लेते हैं क्या कैसी बातें हैं इसमें, किस तरह से क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। 2020 में जो नए पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर आया था उसी पैटर्न को इसमें फॉलो किया गया है और इसका लेवल उससे कंपैरेटिवली टफ है, या कहना चाहिए पेपर टफ है। शॉर्ट में अपन इसको ये कह सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 5 अवयव लिख देंगे साहब। भारत संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के कोई 4 पक्ष, कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है साहब। ठीक है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास द्वारा उपासना की स्वतंत्रता फटाफट लिखना था। राज्य के नीचे निदेशक तत्व सिद्धांत का मूल क्या है साहब जी। कल्याणकारी राज्य की स्थापना आर्टिकल 38। लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती के कोई 2 तरीके लिखिए। थोड़ा सा लीक से हटकर ये क्वेश्चन था। एक तो होता था लिखित परीक्षा के द्वारा, जबकि दूसरा होता है इंटरव्यू के द्वारा डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होती है उनके बारे में दिन पे। तो ये पॉइंट लिखना था। नीति आयोग की गतिविधियों की 2 प्रमुख श्रेणियाँ क्या क्या कहलाती साहब। तो देश के निर्माण के लिए, विकास के लिए साहब योजना इत्यादि वगैरह बनाना, रोड मैप तैयार करना इत्यादि वगैरह। मतदान व्यवहार के 4 निर्धारित कारक लिखिए। धर्म, जाति, संप्रदाय, सांप्रदायिकता, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रचार तंत्र, दुर्घटनाएं, घटनाएं, युद्ध इत्यादि। कोई सा भी 2-3 आप वहाँ पर लिख देते। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की 3 प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सेल्फ गवर्नेंस, जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना इत्यादि वगैरह। चुनाव में मीडिया की भूमिका के विविध रूपों का निरूपण करिए। कौन कौन से रूप होते हैं इसके साथ ही। तो प्रिंट मीडिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, डिजिटल मीडिया होता है, सोशल मीडिया होता है, बता सकते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के आर्थिक विचारों को स्पष्ट करिए। ध्यान देने वाली बात तो 1 लाइन में आपको लिखना है ये क्वेश्चन। ठीक है, 1 लाइन में लिखना है। तो आर्थिक विचार उनके किस प्रकार के थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी वो सपोर्ट करते थे, उसके साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लेकर के चलते थे, नेशनलाइजेशन के विरुद्ध में थे। दीनदयाल उपाध्याय ने मानवता के कौन 4 उद्देश्य बताए हुए हैं। मन से लिख सकते थे, थोड़ी सा फिर भी कहीं ना कहीं ये टफ हो जा रहा था। राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित नव समाजवाद के 2 मूलभूत, राम मनोहर लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण। तो छाया रहे पूरे पेपर में, ध्यान रखना। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो छाया रहा। लोक प्रशासन की किन्हीं 3 शाखाओं के नाम लिखिए। वहाँ पर लिखना था वित्तीय प्रशासन, ठीक है, कार्मिक प्रशासन, ये सब चीज़ों को आपको वहाँ लिखना था। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कोई 2 घटक। ये टफ क्वेश्चन थे अपने आप में, खासकर नए सिलेबस में ये चीज़ें आपको इंक्लूड की गई हैं, बनाना टफ होता है। डेलीगेशन के, ठीक, तो निर्णय लेने में टीम भावना का विकास इत्यादि ये लिख सकते थे। तो ये 3 मार्कर्स क्वेश्चन थे। न्यायिक सक्रियता और अति विस्तार से कैसे भिन्न है, यानी ओवर एक्टिविज्म में ही पूछा जा रहा है। जुडिशियल ओवर रीच के बारे में ही पूछा जा रहा है। एनालिटिकल क्वेश्चन था, बना सकते थे क्वेश्चन को यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। भारतीय संघवाद सहयोगात्मक संघवाद से प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की ओर बढ़ रहा था। टफ क्वेश्चन है अपने आप में। भारतीय संघवाद बता सकते हो, सहयोगात्मक संघवाद बता सकते हो, नीति आयोग इत्यादि की आपने स्थापना की, मिलजुल करके काम करना साहब जी। केंद्र और राज्य सरकारों का सहयोगी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करके जिसको अपन ने कहा है। अब उसका अगला जो क्वेश्चन है वहाँ पर पॉइंट है साहब, ये प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की ओर बढ़ रहा है। टिप्पणी करना, आपको बताना, मत देना कि हाँ या नहीं। तो ये थोड़ी सा टिपिकल था। साथ ही साथ शुरुआत में आपको कुछ तो समझाना ही पड़ेगा कि प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद से क्या मतलब है आपका। 50 शब्द में लिखना हो रहा आपको। इंटरव्यू बनाने में पता चला 25 शब्द खत्म हो गए। भारतीय राजनीति जाति के राजनीतिकरण से राजनीति के जातिकरण की ओर अग्रसर है। स्पष्ट कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल अग्रसर है। रजनी कोठारी जी का बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन कहलाता। वहाँ पर यदि ये लिख देते तो सोने पर सुहागा हो जाता। उठा करके एक्सप्लेन कर देते क्या करना था। जाति का राजनीतिकरण, यानी पहले जाति वगैरह के नाम पर केवल साहब इनका शोषण हुआ है और हम लोग आपके साथ खड़े, हमारी पार्टी खड़ी है, कृपया आप हमें वोट दीजिए, हमें चुनाव जिता दीजिए, उसके बाद हम आपको भूल जाएंगे। तो ये हो गया क्या, जाति का राजनीतिकरण। अब जो नया स्वरूप है साहब जी कि बहुत सारे क्षेत्रीय दल जो जाति, संप्रदाय इत्यादि के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, विशेष पार्टी वर्ग विषय में हमको देखने को मिलता, बहुत खास वर्ग के या जाति समुदाय के लोगों को हम जो देखते हैं, तो वो चीज़ बताई जा रही साहब जी। ठीक है, तो इसको क्या कहा जा रहा है, राजनीति का जातिकरण करके कहा जा रहा है। तो ये पॉइंट आपको वहाँ पर बनाना था, एक्सप्लेन कर देना था। 50 शब्दों में लिखना है।
एनालिटिकल है, टफ है ये, इतना आसान नहीं। लोगों को आधा तो समझ में आ जाएगा, आधे के आगे कहानी क्या लिखनी है वो तो दिक्कत वाली बात है। और यदि विद्वान का कथन याद आ गया तो बहुत ही अच्छी है। क्या आप सोचते हैं कि गठबंधन केंद्र और राज्यों की दलीय राजनीति की मुख्य विशेषता है? विवेचना कीजिए। हाँ जी है, पहले भी था और आज भी है। कैसे? पहले और आज के कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते थे, लेटेस्ट वाला आप एग्जाम्पल दे देते। कोई सी पार्टी हो साहब जी, यदि वहाँ पर उसको पर्याप्त मात्रा में बहुमत नहीं मिल रहा, बोले मान लो जम्मू कश्मीर में, तो अपन कितना ही अपोज कर रहे हो फलानी फलानी पार्टी को, लेकिन जब बार आई खुद सरकार बनानी, अपन ने मिलकर के उनके साथ बना ली। महाराष्ट्र के संदर्भ में अपन ने बात की साहब जी, देखा ही नहीं था, पर्याप्त वोट अपन को नहीं मिल पा, अपन ने मिलजुल करके सरकार बना ली। गठबंधन तो केंद्रीय स्तर पर भी हमको ये देखने के लिए मिलता है, भारत में पहले देखने को मिला, अभी तो हालांकि ज़रूरत नहीं है, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी प्राप्त है। वहीं राज्यों में भी हमको ये दलीय राजनीति के रूप में देखने मिलता है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना था, पहले भी होता था और ये अभी भी होता है। जम्मू कश्मीर वाला और महाराष्ट्र वाला एक एग्जाम्पल लेटेस्ट वाला मैंने आपको दिया, विवेचना की। तो हाँ, ये विशेषता है, ये बताना था। भारत के प्रतियोगिता आयोग, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, कब कब बना, कैसा क्या है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा इत्यादि वगैरह को बढ़ावा देना, उनके उद्देश्य कार्य जो वो बता देते। सामाजिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र का प्रमुख आधार है। बाबा साहब अम्बेडकर के आलोक में विवेचना कीजिए इसका तरीके। आप गौर से देखिए, बहुत एनालिटिकल, समझने वाले, कॉन्सेप्चुअल, सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन है, और फिर उन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है, एनालाइज करना है, वो बात सही है कि गलत है। इस टाइप का पेपर पहले पीएससी वगैरह में बहुत कम आया है या बहुत चंद क्वेश्चन आते थे। इस बार इस टाइप से क्वेश्चन की संख्या तो भरपार है पेपर 2 में, और आगे भी रहेगी। इस बात के लिए तैयार रहना, जो सीधे सीधे क्वेश्चन थे वैसे टाइप से नहीं दिए गए हैं या उनकी संख्या कम है, इन वालों की ज़्यादा कहीं ना कहीं। और ये अपने आप में एक यूपीएससी का टच रखता है या उसका फ्लेवर रखता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लें, अभी से आने वाले टाइम पर काम आएगा। वरना बहुत सीधी सीधी जो तैयारी करते हैं और बोले सब सीधा क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर सीधा सीधा अपन ये 4 डेटा रट के गए लिख देंगे, कारण, प्रमाण, प्रभाव इत्यादि वगैरह। वैसा पेपर नहीं है, लिखने में काफ़ी दिक्कत जा रही है। इसका मतलब है कि आपको अपनी सृजनात्मक शक्ति का विकास करना ही पड़ेगा, और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वे में यदि आप पढ़े हुए हैं कोचिंग क्लास वगैरह या सेल्फ स्टडी, तभी आप उसको लिख पाओगे। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच आपकी अच्छी है, लिख दोगे, आसान लगेगा पेपर, नहीं है टफ लगने वाला, आप बहुत अच्छे जान। जिनकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच अच्छी हो उनको आज का पेपर बहुत आसान लग रहा होगा, भले उनने एक दिन रिवीजन ना करके गए हों, तब भी उनको आसान लग रहा हो, क्योंकि उनको पुराना नॉलेज जो होगा उसके बिहाफ में लिख देंगे, यदि उनकी बाकायदा कॉन्सेप्चुअल अप्रोच अच्छी है। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों के बारे में यदि बोलें, और जिनकी अगर नहीं, केवल रिवीजन और फैक्ट तथ्य वगैरह, दिक्कत होने वाली है साथ जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखना था इसमें? बाबा साहब अम्बेडकर जी की दृष्टि में सामाजिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र का प्रमुख आधार है। कैसे कि साहब, जब तक समाज में समानता, आपसी सहयोग, सद्भाव, दया, प्रेम जैसे आधुनिक नैतिक मूल्य नहीं होंगे तो वह एक संगठित समाज नहीं कहलाएगा। और जब तक उनमें ये समानता परक और ये अच्छे अच्छे मूल्य नहीं होंगे, यानी उनमें लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, सबकी समानता, सबको समान अधिकार, सबको बराबरी का दायित्व या सबको बराबरी का मौका, समाज की भावना में हो, लोग ऐसा सोचें, देखें, समझें, मानें, कोई भेदभाव ना करे एक दूसरे से। तो जब ये चीज़ होगी, हाँ, एक दूसरे के प्रति उस चीज़ को माने भी, समानता का भाव लेकर के चले, तो ऐसा वाला क्या है? सामाजिक लोकतंत्र हो गया। जब ये वहाँ पर मजबूत है, या उस राष्ट्र में, उस देश में, उस जगह पर ये चीज़ मजबूत है, तब ही राजनीतिक लोकतंत्र जो होगा हमारा वो सफल हो पाएगा। यानी इस राजनीतिक लोकतंत्र यानी दलगत राजनीति या पार्टीवाद या चुनाव, इलेक्शन इत्यादि, जीत, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम इत्यादि जो भी है, वह तभी आपका सफल हो पाएगा, दीर्घजीवी रहेगा, जब वहाँ पर लोगों के बीच में एक सामाजिक राष्ट्रीय एकता अर्थात लोकतंत्र होगा। ये किसका कथन है? इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना था। यानी राजनीतिक लोकतंत्र के लिए हमें वहाँ पर सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना उस राष्ट्र में वहाँ पर करनी पड़ेगी। लोगों के बीच में वह एकता का भाव होना चाहिए, वह समानता का भाव, वह आधुनिक मूल्य होने चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना काले का, ना गोरे का, ना जाति का, ना धर्म का। जब ये चीज़ें होंगी तब वह क्या कहलाएगा? एक सामाजिक लोकतंत्र। और यदि वहाँ पर यह चीज़ है, यह एकता है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक लोकतंत्र भी उसका अच्छा होगा, बेहतर होगा, परिपक्व होगा, मजबूत होगा, विकसित होगा। ये चीज़ अपन को बतानी थी। 50 शब्दों में लिखना है, जो बात मैंने कही उतना वैसे आप आंसर बना सकते थे। दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा प्रतिपादित आत्मानुवाद बहुत पुराना कोटेशन है, ओल्ड सिलेबस में पेपर 4 में से था। आप बनाते, चित्र वगैरह बनाते, डायग्राम, कि व्यक्ति होता, परिवार होता, समाज होता, राष्ट्र होता है,
विश्व होता, ब्रह्मांड होता, समष्टि होती है। ठीक, तो ये जो डायग्राम बनता था ना वो वाला बना देते, उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते। अब ये क्या हो गया, व्यक्ति, परिवार, ऐसे ही समाज, ऐसे बढ़ता चला जाता ये चीज़। उस प्रकार से अंततः क्या आ जाता, समष्टि आ जाता है, सब कुछ आ जाता, संपूर्ण ब्रह्मांड आ जाता। तो हम सब एक हैं, अद्वैतवाद वाली बात, सबको मिलजुल करके एकता, राष्ट्रीय, वो सारी बातें वहाँ पर आ जाती था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नवलोक प्रशासन और नवलोक प्रबंधन। हालांकि ये आसान था, कोई बहुत टफ नहीं था, लेकिन जिन्होंने उस फील्ड से रहे, या तो पॉवेट वगैरह पढ़ा हो पहले और तैयार किया हो, तो डेफिनेटली इस चीज़ को बना लेते, वरना टफ हो जाता था, है ना। आगे बढ़ते हैं। 200 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस भी आंसर भी देख लीजिए। भारतीय संविधान पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। टफ क्वेश्चन है ये, कंपैरेटिवली ये वाले के, ये लिखना चाहिए था, ये उठाना था कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में अंतर, आसानी से लिख लोगे। संघ लोक सेवा आयोग का क्या महत्व सुधार है, तो सुझाव दीजिए साहब जी। ठीक, तो महत्व बता सकते हैं कि हाँ साहब, मेरिट पद्धति का प्रहरी होता है, संविधान के अनुच्छेद नंबर इतने इतने से लेकर इतने इतने तक दिया हुआ है साहब, भारत में ये कार्य करते हैं साहब जी। ठीक, पारदर्शिता, जवाबदेहिता इत्यादि वगैरह सुनिश्चित करते हैं, और मेरिट पद्धति के आधार पर विद्यार्थियों का चयन, इंटरव्यू, अनुशासनात्मक कार्य, कार्रवाई इत्यादि, पेंशन वगैरह सारी चीज़ें पर बता सकते हैं। सुधार हेतु क्या सुझाव देने चाहिए साहब जी? सुझाव हेतु पहला सुधार तो ये होगा साहब जी, लोकतांत्रिकीकरण और किया जाना चाहिए, या व्यापक होना चाहिए उसको। ठीक, यानी नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। जवाबदेहिता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इतनी तकनीक अपनाई जानी चाहिए, तकनीकी विकास को अपनाया जाना चाहिए। ठीक, विद्यार्थियों के पर्पज से कहा जाए तो उनकी कॉपीज़ वगैरह को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, टॉपर्स की कॉपीज़ को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। विद्यार्थी की जो आपत्ति हैं उनको सुना जाना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में समुचित रूप से नहीं सुना जाता, क्योंकि आज भी आरटीआई के दायरे में उसको लाया जाना चाहिए। आज भी आरटीआई के दायरे में नहीं आता कि बोले विद्यार्थी के साहब हमारी कॉपी हमको दे दीजिए, तो यूपीएससी तो क्या आपका एमपीपीएससी नहीं दे रहा आपको घर ले जाने के लिए कॉपी, वो कह रहा था वहीं आके देख लीजिए। तो फिर कैसे पारदर्शिता, जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी साहब जी? तो खासकर जिस तरह से नितनी घटनाएँ, तो जिस तरह के नितने मामले सुनने के लिए आते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं, है ना। खैर, तो लिख सकते थे इस चीज़ को, क्वेश्चन को। राजनीतिक दल की परिभाषा टफ क्वेश्चन था कहीं ना कहीं, जिनका वो सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल साइंस वगैरह हो, तो आसान होगा उनके लिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक, आसान क्वेश्चन था, फिर भी विसल ब्लोअर अधिनियम वगैरह प्रकाश डाल सकते थे आप उस पर। या फिर प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ये टफ है। गौर से देखें तो एक क्वेश्चन आसान है, एक टफ है ना। एक क्वेश्चन आसान है, ट्रेडिशनल है, एक एनालिटिकल है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये वाला सीधा सीधा क्वेश्चन है, जबकि ये वाला जो है थोड़ी सा टेढ़ा हो जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। हालांकि दोनों ही थिंकर्स की विचारधारा क्या कैसी वो मालूम होना आसान बन पाता उससे। तो ठीक, इसका मतलब सीधे मैंने पहले ही कहा आपको कि साहब लोहिया और जयप्रकाश नारायण को छाया रहे पेपर में भरपूर आए हैं क्वेश्चन, और आने वाले टाइम के लिए आप तैयार हो जाइए। लोक प्रशासन फिर से आ गया साहब जी। ठीक है, प्रशासन कला, विज्ञान, ठीक, उचित तर्क के साथ में विकास प्रशासन की विशेषता बताते हुए समस्याओं को लिख करिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर देखो यहाँ पर दिया था, विकास प्रशासन की विशेषताएं। तो वहाँ पर आपसे पूछा था कि साहब लोक प्रशासन के 3 स्ट्रीम बताइए, सब्जेक्ट बताइए, विषय बताइए, ऐसा पूछा था। तो एक तो वित्तीय प्रशासन हो गया, एक आप ये लिख सकते हो विकास प्रशासन, अगर आप गौर करते तो। खैर, आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी पर आ जाइए। राजकोषीय नीति के उपकरण क्या कैसे होते हैं साहब जी? करारोपण, ठीक, ऋण प्रावधान इत्यादि वगैरह। एफडीआई किन क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया गया है साहब जी? तो कुछ चीज़ों के माइनिंग वगैरह को लेकर के प्रतिबंधित किया गया, यूरेनियम वगैरह, वो लिख सकते हैं साहब जी। रक्षा क्षेत्र में जो बाह्य क्षेत्र है उसमें तो अनुमति दी गई, पर इंटरनल वाले में नहीं दी गई है साहब जी। सेम बात रेलवे पर भी लागू होती है। आसियान की स्थापना कब हुई? तो स्थापना के सदस्य देश कौन कौन से थे? स्थापना तो बन जाएगा अपन को 1967, परंतु स्थापना के सदस्य कौन से देश थे? तो टफ था कहीं ना कहीं अपने आप में। 4-5 बड़े देशों के नाम लिख देते अगर आपको याद होता तो, क्योंकि उसमें ये नहीं पूछा कि 2 देश के नाम बताइए, 4 बताइए, पूरे बताइए। ठीक है, उद्योग समन्वय नीति थोड़ी भी पढ़ा है तो निबंधात्मक प्रकृति में आप उसको लिख सकते थे। ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ? मध्य प्रदेश में भोपाल में, वर्ष 2012 में, और किसके सहयोग से हुआ है? तो ये 3 मार्कर्स में क्वेश्चन है और आपसे उठा करके पूछ ले सकते हैं। ठीक है, स्किल इंडिया फोरम 2021-22 में सूक्ष्म लघु उद्योग कितनी इकाइयों को पंजीकरण? तो ये आपको इकोनॉमिक सर्वे से पहले से प्रिपेयर रखना चाहिए साथी। कितनों को रोजगार मिला? टफ क्वेश्चन था, एग्जैक्टली डेटा फिगर याद हो तो लिख सकते थे। सर्व शिक्षा अभियान 2001-2,
1947 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऐसा लग रहा था असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाला पेपर का ही पार्ट 2 देख रहे हैं आप। बाल श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार क्या है साहब जी? 14 वर्ष के बालक वगैरह प्रावधान लिख सकते थे, एक लाइन में तो लिखना है। जन्म से पूर्व कौन से संस्कार मनाए जाते हैं? ये थोड़ी सा टफ हो गया, सोशोलॉजी होने के कारण आपसे पूछा गया साहब जी। तो 3 संस्कार होते थे, पहला तो पुंसवन होता, दूसरा गर्भधारण होता, समुन्नत्थान या समुन्नति करके भी जिसको कहा जाता, वो भी तीसरा टाइप हुआ करता था। पुरुषार्थों के नाम धर्म काम मोक्ष, आश्रमों के नाम लिख दिए, सबसे पहले हो जाएगा आपका ब्रह्मचर्य हो जाएगा, गृहस्थ यानी विवाह वाला हो जाएगा, उसके पश्चात में आपका वानप्रस्थ होगा और संन्यास लिख देना। तो ये असेंडिंग ऑर्डर बनता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का क्या उद्देश्य है? ठीक, पढ़ा हो तो अच्छा बनाएंगे डेफिनेटली, नहीं पढ़ा तो फिर भी आप कम से कम ये लिख सकते समाज की जो वंचित तबके की बालिकाएँ हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए। लिखने का स्पेस था आपके पास में, नहीं पढ़ा है तो कुछ कुछ बना सकते थे, शायद दया दृष्टि पड़ जाए तो 3 में से 1-2 नंबर दिए जाते। बताने का आशय है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो आप उठा करके भील के बारे में ही पूछ रहे, भील लिख देते। भील की 3 उपजातियों के नाम लिखने थे आपको, तो भील हो जाता, भिलाला हो जाता साहब जी, मीणा हो जाता आपका, वहाँ पर तड़वी भील वगैरह आप उठा करके लिख सकते थे। 3 लिख दिए बहुत होता है। मध्याह्न भोजन योजना के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। लघु उत्तरी 50 शब्द वाले, बेरोजगारी दूर करने हेतु निबंधात्मक। बैंक दर नीति एवं खुले बाजार की क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? इकोनॉमी के अगर कॉन्सेप्चुअल अप्रोच जिनकी है वो लिख देंगे, इसको 50 शब्द में बहुत आराम से लिख देंगे, और नहीं तो फिर रटते ही रह जाएंगे अपन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस वगैरह क्या कहते कहलाते हैं साहब जी? तो ये लिखना था कि आरबीआई के द्वारा बैंक दर ठीक लॉन्ग टाइम के लिए व्यावसायिक बैंकों के लिए जारी की जाती साहब जी, बाजार में लिक्विडिटी तरलता इत्यादि को समायोजित करने के उद्देश्य या रेगुलेट करने के उद्देश्य से। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है कि शेयर बाजार में आईपीओ वगैरह लाना, सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह जारी करना, ठीक है, या उनको वापस रीपर्चेज वाली बात होती है साहब। मध्य प्रदेश की किसानों की समृद्धि के लिए चलाई जाने वाली योजना लिखिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें योजनाओं की व्याख्या नहीं पूछी है, विवरण नहीं पूछा गया वहाँ से। इसका मतलब ये है कि आपको उठा करके 8 से 10 योजनाओं के केवल नाम लिख देने थे। बोले सर बलराम तालाब योजना, ठीक, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना याद आ गया तो ठीक है, तो भारत सरकार वाली भी उठा के लगा देते, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं लिखी है। इस बात को समझिए, मध्य प्रदेश में जिन जिन योजनाओं से लाभ मिल रहा वो, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आत्म सम्मान योजना या सम्मान निधि योजना वो लिख देते उठा करके। किसान क्रेडिट कार्ड भी आप वहाँ पर लिख सकते थे, ठीक है। इस प्रकार से नाम लिखने थे। सेवा क्षेत्र क्या है? आसान क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 पानीपत, ठीक। प्रमुख तत्व फिर भी निबंधात्मक है, बेसिक सा डेटा अगर मालूम हो तो बताया जा सकता है कि हाँ साहब जी घटते हुए लिंगानुपात वगैरह की समस्या से चिंतित होकर या उसको नियंत्रित करना, कम करना, लिंगानुपात में वृद्धि करने के उद्देश्य से बेटी बचाओ, साथ ही साथ साक्षरता, सशक्तिकरण इत्यादि को लिख सकते थे इस चीज़ को। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करने की सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने चाहिए? पूरी तरह से आपके ऊपर छोड़ा गया क्वेश्चन था ये निबंधात्मक प्रकृति का। हिंदुओं के लिए निर्धारित 8 प्रकार के विवाह लिखिए। कुछ के लिए टफ हो जाएगा जिनका सब्जेक्ट वगैरह नहीं हो, तो जिन्हें अच्छे से पढ़ा है और ना केवल अच्छे से पढ़ा बल्कि टेक्निकल वे में पढ़ा तो वो उठा के लिख सकते थे। बोले साहब BDAP AGRP, बोले BDAP 4 हो गए शुरुआत वाली जिनको मान्यता प्राप्त हुआ करती थी, AGRP 4 हो गए जिनको मान्यता प्राप्त नहीं होती थी, ठीक है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह 4 हो गए। AGRP असुर विवाह हो गया, गंधर्व विवाह हो गया, राक्षस विवाह हो गया, पिशाच विवाह हो गया, खत्म। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना मन से भी लिख सकते थे अगर आप डेटा नहीं डालना चाहे, तो उसमें डेटा ऐसा पूछा नहीं गया है। 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति निबंधात्मक क्वेश्चन है, आप उठा करके इसको लिख सकते थे। थोड़ी सा भी डेटा मान लो कि हाँ 2011 सेंसस भारत की साक्षरता 74, महिलाओं की साक्षरता दर बोले साहब 64-65, तो लगभग में उठा करके आप लिख सकते हैं 65%, ठीक। आसान क्वेश्चन था ये। राष्ट्रीय आय की गणना, अब ये 200 शब्द वाले हैं, तो ये वाला टफ है। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ कोई नहीं लिखेगा, ये जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड हो चाहे इकोनॉमिक्स वो भी नहीं लिखेंगे, ये लिखना चाहिए था, तो ये टफ था। हालांकि ये दोनों ही टफ है क्वेश्चन, आपको पता है, ये वाला भी टफ है और ये वाला भी टफ है कहीं ना कहीं, यानी छूटने की संभावना है यहाँ पर। ये मध्य प्रदेश जनसंख्या वृद्धि के कारण उसका अर्थ प्रभाव, आसान क्वेश्चन, आराम से बना सकते हैं, निबंधात्मक प्रकृति का है। ये वाला थोड़ी सा टफ हो जाता। भारत में के संविधान में अनुच्छेद 15 अंडर सेक्शन 4 अंडर सेक्शन 5 के प्रावधान पर विचार, टफ है कंपैरेटिवली, ये वाला आसान है।
संस्कृति को परिभाषित करिए, महत्वपूर्ण कार्य रूपरेखा तैयार करिए। थोड़ी सा कुटुंब न्यायालय बेसिक फैक्ट्स यदि पता हो अच्छे से तो बना सकते थे, उसमें गप्प जगह की जगह नहीं होगी, निबंधात्मक प्रकृति की जगह नहीं होगी, जबकि इसमें जगह हो सकती है। कुपोषण से निपटने के लिए ICDS 2 अक्टूबर 1975 कर सकते थे, नहीं तो संक्रामक बीमारी इन पर भी बना सकते हैं। ये भी है, एक निबंधात्मक प्रकृति का है ये वाला थोड़ी भी। तो कुछ इस प्रकार से पेपर था। मेरा मानना ये है कि पेपर है टफ़, पेपर टफ़ है, और इस टफ़ पेपर में मान के चलो कि 300 का मार्क्स का ये पेपर है, तकरीबन औसतन भी यदि कहा जाए, एवरेज मान के चलो, तो कम से कम 30 मार्क्स का तो छूट गया होगा हर किसी का। 300 में से 270-260 नंबर का अटैम्प्ट कर पाए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी छूट गया होगा, पेपर बनाना मुश्किल है, और अटैम्प्ट करना बस पर्याप्त नहीं, उसको गुणवत्तापरक तरीके से डिस्क्राइब करके लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो जिस टाइप का एनालिटिकल पेपर है उसको लिखने के लिए रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कहाँ से उठाएं, और ख़ासकर कई ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पर वर्ड लिमिट बहुत सीमित है। आपने अगर गलत तरीके से शब्द को उठा लिया तो पता चला अगली 2 लाइनें तो जाया हो गई, उसके बाद में फिर से वापस ट्रैक पकड़ेंगे के साथ, और स्पेस होता नहीं वहाँ पर, इतना जगह ही नहीं है, कहाँ लिखोगे, लाइनें ही नहीं है। पुराने वाले पैटर्न में तो ये था कि हाँ साहब स्पेस है, 50 की बजाय अपन ने 100 की बजाय अपन ने 150 लिख डाले। इसमें तो है ही नहीं स्पेस आपके पास में, लाइन ही सीमित हैं, अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो एक चीज़ कहीं ना कहीं है, और रुक रुक करके विचार करके सोच करके उसका लाइन वगैरह बना करके उसको एनालाइज करना पड़ रहा था, लिखना पड़ रहा था। उसके कारण ये थोड़ी सा टफ है। और अपने आप में UPSC का जो मेंस होता है, सिविल सर्विसेज परीक्षा का जो मेंस होता है ना, उसका टच हमको इसमें देखने के लिए मिलता है। तो मेरा मानना ये है कि एवरेज से तो ऊपर था, यानी कि टफ़ पेपर था अपने आप में पेपर 2 ये। पेपर 1 आपने देखा वो थोड़ी सा आसान था, पेपर 2 जो है ये टफ़ है। आसान तो हालांकि पेपर 1 को भी नहीं कहेंगे अपन, सच बात तो ये है, बट जिस टाइप से हमने व्याख्या आपको उसकी दी हुई थी, बताई हुई थी, तो उससे लगा हो कि हाँ फटाफट वो बन जाएगा। तो वो भी थोड़ी सा टफ़ कहीं ना कहीं कह सकते हो, या मिडिल के ऊपर कह सकते हो, लेकिन टफेस्ट तो नहीं कह पाते अपन उसको, ये एक टफेस्ट पेपर कहेंगे साहब। अच्छा खासा पेपर आया हुआ है, और ख़ासकर जिनकी लेखन शैली अच्छी है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, उनके लिए तो फिर भी ठीक है। यदि जिन्होंने सीधा सीधा पढ़ा हुआ है उनके लिए दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो ये था पेपर का एनालिसिस, और मेरा मानना है कि करीबन ऐसे कई क्वेश्चन भी थे उसमें जो कि छूट ही गए होंगे, यानी 30 नंबर 35 नंबर का छूट जाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यदि आपका भी छूटा हो तो डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगले पेपर पर जान लगाओ। पेपर 3rd है, पिछली बार वो डिसाइडिंग फैक्टर था, और मार्कशीट वगैरह भी अभी देखने को नहीं मिली है कहीं ना कहीं, और बहुत लोगों के इंटरव्यू रुकने का एक बहुत बड़ी वजह वो थी। और ये शुरुआत के 3 ही फैक्टर जो होते हैं, या क्वेश्चन जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित कर जाने वाले हैं, किसी हद तक फोर्स, बाकी तो फिर भी ठीक ठाक होता है। तो छूट गया है 25, 30, 35 नंबर का, 40 नंबर का भी छूट गया, मैं कह रहा 50 का भी छूट गया, नो टेंशन, चलता है, लाजमी उस लायक है वो पेपर। अब आप अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी किस में लगाइए, अगले पेपर पर लगाइए। पर्याप्त समय है आपके पास में, 4-5 घंटे में बेसिक मोटी मोटी बातों को रिवीजन करिए, आगे बढ़ जाइए साहब जी, सीधे वहाँ पर जो आएगा आप लिख लोगे। एक एक लाइन पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि आपको बहुत अच्छे पता कि पढ़ के कितने ही आए, वहाँ लिखना तो आपको लाइनें बना बना कर खुद ही है, तो ज़्यादा वो चीज़ काम नहीं आती। तो अपना समय बचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 4-5-6 घंटे जितना भी पढ़ सकते हो वो पढ़ लीजिए, वैसा कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।